हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 3 के सीक्रेट्स। तो आज के वीडियो में मैं रिमेनिंग 2 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो 4th एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है, मिस्टर रॉबर्ट ई ली जो होते हैं अमेरिकन सिविल वॉर के कमांडर होते हैं, मतलब हेड कमांडर होते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी 1865 के टाइम पे, शायद आपको इस बात का आइडिया होगा। उस टाइम पे बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करने के लिए बैटल चल रही थी। तो उस टाइम पर मिस्टर रॉबर्ट ई ली जो कमांडिंग इंचार्ज थे उस अमेरिकन सिविल वॉर के, उनको वेस्टर्न और नॉर्थ पार्ट पर कब्जा करना था। उसके लिए उनकी करीब 5000 सैनिक थे, उनकी कमांडिंग उनको सौंपी गई थी और उनके जो सब इंचार्ज थे उसका नाम था मिस्टर पैटिग। मिस्टर पैटिग एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही काबिल इंसान थे और उनका जो प्रदर्शन था वो देखने लायक था। वो खुद भी एक बहुत ही शोबाज टाइप के इंसान थे, क्योंकि उनके जो बाल थे, उनके जो सुनहरे लंबे बाल थे वो उनके कंधों तक आते थे करीब करीब, और वो अपनी टोपी को करीब तिरछा करके पहनते थे अपने दाहिने कान के ऊपर से, ऐसे तिरछे रूप में। और यही नहीं, वो बैटल फील्ड से उत्साह जोश से भरे लव लेटर भी लिखा करती थी और उनकी टोली जो थी उनको बहुत प्रोत्साहित करती थी, उनको चीयर्स करती थी। ये सारा हो रहा था। तो एक दिन आया, जुलाई का दिन था, मतलब 1865 में जुलाई में दोपहर का टाइम चल रहा था। उस टाइम पर वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे सिविल लाइन की तरफ। वहां पर जो लोग थे, जो उनकी बटालियन थी, टोली थी, उनको चेयर कर रही थी और फॉलो कर रही थी। और वो घोड़े पे जा रहे थे और तिरछी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और जो उनकी पिस्तौल थी उसके ऊपर खंजर लगा होता था। पहले शायद आपने देखी हो, खंजर के ऊपर जो उनके खंजर थे वो भी इस तरह से जा रहे थे जो सूरज की रोशनी में शाइन कर रहे थे। जो ये दृश्य था वो इतना ज्यादा अद्भुत था, देखने लायक था कि जहां जहां से वो गुजरते थे वहां उनकी प्रशंसा की एक लहर सी चल जाती थी। हर जगह पे उनकी बातें चलती थी कि क्या आर्मी है, कैसे चल रही है, क्या शान है, कितनी बहादुर आर्मी है। उनकी बहादुरी किससे वहां पर मशहूर हो जाते थे। और वो खेतों से, मक्के के खेतों से गुजरे थे, घास के मैदानों से, पहाड़ों से, नालों से होते हुए आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। और इस दौरान जो उनके दुश्मन थे उन्होंने उन पर एक बार भी प्रहार नहीं किया। वो मतलब जाल बिछा रहे थे, फंदे लगा रहे थे और उनकी जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उसको जज कर रहे थे। मतलब दोनों तरफ से गेम खेली जा रही थी और 5000 उनके सैनिक थे। तो क्या हुआ, एक जगह आई जहां पर सीमेंट की वो थी, टीले थे, सीमेंट के पहाड़ियां बन जाती है, उसको सीमेंट के टीले बोलते हैं। उसके ऊपर पत्थरों की दीवार थी, उसके पीछे पूरी की पूरी एक सेना थी जो छुपी हुई थी। जब वो वहां से गुजर रहे थे, मिस्टर पैटिक और उनकी सेना गुजर रही थी, तो उसमें से वो पूरी की पूरी सेना वहां से निकल के बाहर आई और बंदूकों की जो लड़ियां होती हैं उससे धाए धाए करके बारिश सी कर दी। चारों तरफ आग की लपटें फैल गई, ज्वालामुखी की तरह पूरा एरिया धधक उठा। पूरा का पूरा एरिया एक शमशान की तरह बन गया, एक ये समझ बूचड़ खाना सा बन गया, क्योंकि खून खराबा सब ऐसे होने लग गया। जो मिस्टर पैटिक के जितने भी कमांडर थे, जो उनके अंडर कमांडर थे, उनमें से ऑलमोस्ट सभी मर गए, सिर्फ एक बची थी। और जो उनकी 5000 की सेना थी उसमें से 4000 की सेना भी उनकी धराशायी हो गई। अब उनके जो फाइनल वो खुद थे और उनके एक कमांडर थे मिस्टर लेविस ई। मिस्टर लेविस एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। अब फाइनल राउंड ही चला था ऑलमोस्ट, तो आखिर में उन्होंने आखिरी जो मेंबर बचे थे उनके या सैनिक बचे थे उसको लेकर उन्होंने आगे आगे बढ़ी और अपनी सारी सेना से कहा, मेरे मेरे सेना, चलो दिखा दो अपना पूरा जोश इन दुश्मनों को, आज हमें ये जीत के दिखाना है। ऐसा करते हुए वो जो सीमेंट की वो पत्थरों की दीवार थी उसके ऊपर वो चढ़ गए और उन्हें भी मार काट मचा दी। उन्होंने जो खंजर लगे हुए थे उससे मारे और बंदूकें थी, बंदूकों से जो खोपड़ियां थी लोगों की उनको धाए धाए करके पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब पूरे जोश में लड़ी, पूरी सेना उनकी जोश में लड़ी, वो खुद भी काफी जोश में लड़े। तो जितनी भी सेना वहां पर उस टाइम पे मौजूद थी वो सारी सारी धराशायी हो गई, दुश्मन की सेना। अब और उन्होंने जो अपना झंडा था उस सीमेंट के टीले के ऊपर गाड़ दिया।
ये जो मूवमेंट था करीब ज्यादा देर तो नहीं चला था, करीब 5-6 मिनट का जो ये मूवमेंट थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। ये मूवमेंट है उनको इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। लेकिन थोड़ी ही टाइम बाद दुश्मनों की दूसरी टोली आ गई और जो मिस्टर पैटिक थे और मिस्टर लेविस थे, उनकी तो जो सेना थी वो तो उतनी ही थी, और उसमें से भी मरते ही जा रहे थे लोग। तो बाकी सेना आई, 4-5 हजार की और सेना आ गई। तो मतलब मिस्टर लेविस को भी हार माननी पड़ी, वो भी उन्होंने भी जान गंवा दी, उनकी सेना में भी लोग मरते चले गए। और मिस्टर पैटिक थे, वो शुरू से लेके आखिरी तक बहुत बुद्धिमानी से लड़े, एक हीरो की तरह से लड़े। लेकिन हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, वो कितनी बड़ी सेना का सामना कर सकता है। तो आखिरी में उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और जो मिस्टर रॉबर्ट ई ली थे, जो इन सब के कमांडिंग इंचार्ज थे, जो खुद लड़ नहीं रहे थे लेकिन कमांड दे रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारी पूरी की पूरी टीम खत्म हो चुकी है, वो वैसे अगला जो उनका मिशन था कि उनको नॉर्थ में भेजनी थी सेना, लेकिन ऑलरेडी जो सेना मर चुकी थी और जो बचे हुए थे सैनिक, उसके बेस पर उनको अच्छी तरह से पता था कि वो नॉर्थ में भी नहीं जीत पाएंगे। और इस बात से वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए और इतने शॉक हुए कि उन्होंने अपने उनके जो कमांडर थे उनको रेजिग्नेशन लेटर भेजा और बोला कि सर, मैं इस सेना को चलाने के काबिल नहीं हूं, मैं इस पोस्ट के काबिल नहीं हूं। आप किसी जवान और काबिल इंसान को इस पोस्ट के लिए रख लीजिए। ये जो भी लड़ाई हम हारे हैं उसका कारण सिर्फ मैं और मैं हूं। और वो जो भी सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, मरे गए थे, जो जो हारे हुए सैनिक थे, उनके पास गए और उन सबसे माफी मांगी और कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मेरे कारण हुआ है, मैं ही इसका कारण हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इतिहास में आज तक ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जिनमें इतनी ब्रेवरी है, इतना करेक्टर है कि वो किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस का इंजाम अपने ऊपर ले। वो चाहते तो पूरी पूरी पूरा जो भी हार हुई, जो युद्ध का जो भी नतीजा निकला, उसका इल्जाम वो मिस्टर पैटिक पर डाल सकते थे या मिस्टर लेविस पे डाल सकते थे या बाकी कमांडर थे जो मारे गए थे उनमें से किसी पर डाल सकते थे। कह सकते थे कि हमारी टीम मिट्टी में फंदे लगा कर रखे थे, उन्होंने पीछे छुप कर बैठे थे, या हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए आपने दूसरी टीम नहीं भेजी, हमारी टीम के साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, कई सारे एक्सक्यूज ढूंढ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पूरी की पूरी गलती स्वीकार कर ली। तो ये था उनका करेक्टर। तो एक तो ये था। अब हम पांचवा एग्जांपल शेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मिस्टर माइकल चिंग होते हैं, वो मिस्टर डेल कार्नेगी का कोर्स ज्वाइन किया होता है। उस कोर्स में वो अपनी कहानी बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कई सालों से नहीं मिला है, मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया है। बात क्या थी कि उनको अफीम खाने की आदत लग गई थी, अफीम की लत लग गई थी, तो अफीम खाते थे वो, मतलब खुद अफीम खाते थे और इस वजह से उनका बेटा उनसे अलग हो गया था। अब चाइनीज ट्रेडिशन में एक ये ट्रेडिशन है कि जो बड़े होते हैं यानी कि बाप है, वो बेटे से क्षमा नहीं मांगेगा, सॉरी नहीं मांगेगा, नहीं तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ये उसका ट्रेडिशन है कि अगर हमें सुलह करनी है तो बेटे को ही उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए। ये ट्रेडिशन है जो सेट किया हुआ है हमारे बड़े बूढ़ों ने, तो चाइना में है। अब उनके दिमाग में ये बहुत जद्दोजहद चल रही थी कि वो चाहते थे अपने बेटे से मिलना, अपनी बहू से मिलना। बच्चों से भी वो बहुत टाइम से नहीं मिले थे, उनके नाती पोते भी थे, उनसे बहुत दिल था उनका मिलना। लेकिन उनकी जो ये सोच थी, जो ये ट्रेडिशन था कि मैं पिता हूं, मैं माफी नहीं मांग सकता, माफी बेटे को मांगनी चाहिए, मतलब माफी भी ना मांगे, आगे आना चाहिए, उसको कदम खुद से बढ़ाना चाहिए। और एक तरफ से वो उनसे मिलना भी चाहते थे। तो मिस्टर डेल कार्नेगी का कोर्स लिया था, उसमें जो चाइनीज जो उनके टीममेट थे, क्लासमेट थे, उनको की ये प्रॉब्लम समझते थे कि ये जो बंदा है ये दो सिचुएशन में घिरा हुआ है। एक तो दिल से, जो दिल का डिजायर है, जो ख्वाहिश है कि अपने बेटे से मिलूं, अपने नाती पोतों से मिलूं, अपनी बहू से मिलूं, और दूसरी तरफ एक जो पुराना ट्रेडिशन सेट हुआ, बड़े लोगों को अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी चाहिए, छोटों को आगे बढ़ना चाहिए माफी मांगने के लिए, सुलह करने के लिए। तो इन दोनों चीजों की वजह से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये बात मिस्टर डेल कार्नेगी को मिस्टर माइकल ने बताई। मिस्टर डेल कार्नेगी ने कहा कि अगर आपने गलती की है तो मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी गलती स्वीकार कर लो
और हो सके तो पूरे जोश के साथ अपनी गलती स्वीकार करो। इसमें आपको देर नहीं लगानी चाहिए। जो टीम क्लासमेट थे तो ये बात सुनी उन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, जब गलती तुम्हारी है, तुम अफीम लेते थे, तुम्हारा बेटा तो नहीं लेता था। गलती की है तो हमारे ख्याल से ये तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाप हो या बेटे। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने बेटे को जाकर मनाओ, माफी मांगो। तो वो गए। तो नेक्स्ट क्लास में जब वो डेथ कार्नेगी की जो लास्ट क्लास चल रही थी उसमें आए, तब उन्होंने बताया था कि वो अपने बेटे के पास गए थे, तो और अपने बेटे से माफी मांगी और उनके बेटे ने उनको माफ भी कर दिया। और इस समय उनकी रिलेशनशिप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रही है। उनकी रिलेशनशिप अब अच्छी हुई है। वो अपने नाती पोतों से भी मिले, बहू से भी मिले और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही था इस पूरी बुक का, पूरी स्टोरी का सार कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, जज हैं, वकील हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप गलती करते हो तो जितना जल्दी हो सके अपनी गलती स्वीकार कर लो और पूरे जोश के साथ अपनी गलती स्वीकार करो। इससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपको मजा भी आएगा। और आप चाहे मानो या ना मानो, सचमुच आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये जो बुक रिव्यू है ये पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है इस बुक रिव्यू को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज सजेशन भी शेयर कीजिएगा। चलिए यही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।